दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को रिटायरमेंट के बाद कोई और नौकरी ज्वाइन करना चाहिए? और ख़ास तौर से देश के सबसे बड़े जजों को क्या रिटायरमेंट के बाद कोई और नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए? क्या सीजीआई को रिटायरमेंट के बाद नई नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए? ये सवाल कई सालों से उठते रहे हैं और एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हुआ है बी आर गवई की नई नौकरी ज्वाइन करने के बाद। दोस्तों आपको बता दें, बी आर गवई साहब देश के 52वें सीजीआई थे। हाल ही में उनका रिटायरमेंट हुआ है और अब उनके जो सक्सेसर हैं, उत्तराधिकारी हैं, वो सूर्यकांत साहब हैं। देश के 53वें सीजीआई सूर्यकांत साहब हैं, 52वें सीजीआई बी.आर. गवई, और उससे पहले जस्टिस संजीव खन्ना साहब, और उससे पहले जाइए तो बहुत ही चर्चित सीजीआई जिनका नाम था डी.वाई. चंद्रचूड़। यहां बी.आर. गवई को लेकर चर्चा इस बात को लेकर है क्योंकि उन्होंने बार बार ये कहा कि हम रिटायरमेंट के बाद कोई भी जॉब नहीं करेंगे, कोई भी सरकारी पद धारण नहीं करेंगे, कोई भी नई नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे। बार बार उन्होंने ये बयान दिया। जब वो सीजीआई के पद पर थे तब भी ये बयान दिया, जब रिटायरमेंट हुआ तब भी ये बयान दिया। वहीं अगर मैं डी.वाई. चंद्रचूड़ की बात करूं तो डी.वाई. चंद्रचूड़ एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर के पद पर तैनात हो चुके हैं। यानी जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं उन्होंने प्रोफेसर पद ज्वाइन किया। सवाल भी खड़े हुए कि क्या एक सीजीआई को प्रोफेसर बनना चाहिए। वहीं अगर उससे पहले आप जाइए तो जिन्होंने राम मंदिर पर फैसला सुनाया था, रंजन गोगोई साहब, उनको तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राज्यसभा भेज दिया था। और अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कोई बड़े पद से, संवैधानिक पद से रिटायरमेंट लेता है तो उन्हें कोई ना कोई पद देने की कोशिश की जाती है। रंजन गोगोई बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए थे। उनके बारे में कई सारे आरोप लगे कि उन्होंने उस पद पर रहते हुए, उस कुर्सी, सीजीआई की कुर्सी पर रहते हुए सरकार का फेवर किया, सरकार की बहुत सारी मदद की, इसलिए उन्हें राज्यसभा भेजा गया। ये देश में चर्चा छिड़ गई। लेकिन अब चर्चा बी.आर. गवई साहब को लेकर है। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीर अभी अभी सामने आई है। इस तस्वीर को आप देखिए। ये तस्वीर बताई जा रही है दिल्ली की। दिल्ली आवास पर नालसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पहुंचे बी.आर. गवई साहब के घर और उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा गया, जो कानून का प्रचार प्रसार करने के लिए एक बड़ी संस्था मानी जाती है। इसे आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तरह देख सकते हैं। और इसी में अब बी.आर. गवई प्रोफेसर बने हैं, लेकिन वो वाले प्रोफेसर नहीं, भारी भरकम पोस्ट। और कहा जा रहा है कि उन्होंने ये पद इसलिए ग्रहण किया क्योंकि इसमें अंबेडकर साहब का नाम है। बी.आर. अंबेडकर चेयर प्रोफेसर, इसी यूनिवर्सिटी में इनको ये पद दिया गया है। और इसी के बाद एक बार फिर से सवाल खड़ा हुआ कि आखिर बी.आर. गवई को इस पद पर नियुक्त क्यों किया गया? क्या सीजीआई पद पर रहते हुए बी.आर. गवई साहब ने सरकार का फेवर किया? ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं। लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके के सवाल खड़े करते हैं और जब बात बी.आर. गवई साहब की है तो सवाल खड़े ही हो जाएंगे, क्योंकि बी.आर. गवई साहब अंबेडकरवादी सीजीआई थे, दलित समाज से आते हैं, बौद्धिस्ट विचारधारा है उनकी। और इसीलिए शायद बी.आर. गवई को लेकर बहुत ज़्यादा इस समय देश में चर्चा है कि आखिर क्यों इन्हें प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों आपको बता दें, जो नालसार है ये संस्था तेलंगाना सरकार के वित्तीय सहयोग से चलती है। शुक्र है कि बी.आर. गवई राज्यपाल नहीं बने, किसी आयोग के अध्यक्ष नहीं बने, राज्यसभा नहीं गए, नहीं तो उनको लेकर और ज़्यादा लोग डिबेट करते, चर्चा करते, उनकी आलोचना करते। और देखिए, बी.आर. गवई साहब ऐसे सीजीआई थे जिनकी पूरे देश में चर्चा हुई। उनके फैसलों को लेकर खास तौर से उनकी चर्चा हुई, जिस तरीके से उन्होंने फैसले सुनाए। खास तौर से एक मंदिर का फैसला उन्होंने जब सुनाया था तो उसको लेकर पूरे देश में उनकी आलोचना हुई थी। उन्होंने भगवान पर भी टिप्पणी कर दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि हमारा इरादा ऐसा नहीं था, मीडिया ने हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उसके बाद रिएक्शन ये हुआ कि एक राकेश किशोर नाम का वकील, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, राकेश किशोर नाम है इनका, इन्होंने सीजीआई पर जूता फेंक दिया था सुप्रीम कोर्ट में। वो तो शुक्र है कि जूता लगा नहीं था, लेकिन उसे जूता फेंकना ही माना गया। एक सीजीआई पर जूता पहली बार हमारे देश में फेंका गया, वो भी बी.आर. गवई साहब पर।
तो बी आर गवई साहब हमेशा कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे। उन्होंने अच्छा फैसला सुनाया तब भी निशाने पे थे, और नहीं सुनाया तब भी उनसे सवाल पूछे गए। हालांकि बहुत सारी चीज़ें बी आर गवई साहब कर सकते थे। अब बौद्धिस्ट सीजेआई थे तो उनसे उम्मीद थी कि वो बोध गया आंदोलन में जो बीटी एक्ट रिपील करने की डिमांड हो रही है उसे वो पूरी कर देंगे, लेकिन उन्होंने उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया। जैसे उन्होंने इस गद्दी को संभाला, सीजेआई पद को संभाला, लोगों ने एकदम उम्मीद बांध ली कि भाई अब तो बी आर गवई साहब इसमें कुछ निर्णय ले ही लेंगे, कुछ बड़ा फैसला लेंगे, अब तो फैसला होकर रहेगा, बीटी एक्ट रिपील हो जाएगा। उसी समय ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने का मामला गूंजा कि भाई अब अंबेडकर जी की मूर्ति लग जानी चाहिए, क्योंकि वो संविधान के निर्माता हैं, इसलिए उनकी मूर्ति लग जाए। लेकिन उस मामले में भी कोई ठोस निर्णय सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया, और अभी भी नहीं आया। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत साहब हैं, उन्होंने भी इस मामले में कोई निर्णय नहीं दिया है। वहीं जब बी आर गवई साहब सीजेआई थे तब उनके कार्यकाल के दौरान ईवीएम का मुद्दा गूंजा कि भाई ईवीएम अब तो बुरी तरीके से पाबंद हो जाएगी, बैन लग जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। वहीं राजस्थान में जो मनु की मूर्ति लगी है राजस्थान हाई कोर्ट में, उसको लेकर भी मुद्दा गरमाया कि भाई ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगी है तो यहाँ पर मूर्ति क्यों लगी हुई है राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति, मनु का क्या काम है यहाँ पर, इसको लेकर सवाल खड़े हुए। तो बहुत सारे फैसले बी आर गवई साहब सुना सकते थे, इन तमाम मामलों में आदेश निर्देश दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया या नहीं दे पाए या उन ध्यान नहीं दे पाए। और इन तमाम मामलों को लेकर बाकायदा लेटर लिखा गया था। ग्वालियर हाई कोर्ट को लेकर तो मुझे याद है चंद्रशेखर आज़ाद समेत तमाम लोगों ने लेटर लिखा था। बहुत सारे नेताओं ने कहा था कि भाई ये संज्ञान लीजिए, ये कुछ मनुवादी तत्व हैं जो अंबेडकर से नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं, उनकी मूर्ति नहीं लगने देना चाहते हैं, और इसीलिए मिलॉर्ड आप इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब जब बी आर गवई साहब अंबेडकर चेयर प्रोफेसर नियुक्त किए गए हैं तो फिर से उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए, जो ये पद है, कहा जा रहा है कि बी आर गवई साहब ने इसलिए इसे धारण किया क्योंकि ये अंबेडकर चेयर प्रोफेसर है, ये पद बहुत बड़ा है, ये अंबेडकर साहब को डेडिकेटेड ये पद है, इसीलिए शायद बी आर गवई साहब ने इसे एक्सेप्ट किया है। और मैंने आपको बताया ये जो संस्था है ये तेलंगाना सरकार के वित्तीय सहयोग से चलती है। हालांकि कई लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या उन्हें इनाम दिया गया है, क्या सीजेआई की कुर्सी पर बैठकर मिलॉर्ड ने सरकार की मदद की, क्या कोई फायदे का काम सरकार का किया है, इतने महत्वपूर्ण पद पर इन्हें कैसे बिठाया गया, ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर लोग खड़े कर रहे हैं। लेकिन बी आर गवई साहब ने ये पद एक्सेप्ट कर लिया, ये सच्चाई है इसमें। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि उनको राज्यसभा का भी ऑफर दिया जा रहा था, राज्यपाल भी बनाया जा रहा था, और किसी आयोग का अध्यक्ष भी बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने उस सारे पदों को ठुकरा दिया। इस तरह की चर्चा चल रही, कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब बातें करने वाले बातें तो करेंगे। यहाँ बड़ा सवाल यही है कि जब बी आर गवई साहब ने कहा था कोई भी पद नहीं धारण करेंगे, तो फिर इस पद को धारण क्यों किया? हालांकि जब धारण कर ही लिया तो उसको लेकर जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं कि भाई ये पद जो है ये कानून को प्रमोट कर रहा है, कानून में हम कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे, बी आर अम्बेडकर का नाम इस पद में जुड़ा हुआ है और हमारे नाम में भी बी आर है। तो ये सब दलीलें बी आर गवई साहब की तरफ से दी जा रही हैं। बहरहाल चर्चा इसी बात को लेकर है कि बी आर गवई साहब ने ये पद क्यों होल्ड किया, क्यों उन्होंने नई नौकरी ज्वाइन की। वहीं बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो बी आर गवई साहब हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ के रास्ते पर चले गए, डी.वाई. चंद्रचूड़ की तरह ये भी थे। क्या आप लोग भी वैसा मानते हैं? क्या वाकई डी.वाई. चंद्रचूड़ और बी आर गवई में कोई तुलना हो सकती है? जिस तरीके से ये नया पद बी आर गवई साहब को मिला है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? बी आर गवई साहब कैसे सीजेआई थे? राय दीजिएगा। धन्यवाद।